देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको हम इंसुलेटर्स पढ़ाने जा रहे हैं। वैसे सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करे उसको हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं। और जितने नॉन मेटल्स हैं सभी इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। एक्चुअल में जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं बट वो फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। जैसे एल्युमिनियम का ये 3 इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में है, रैंडमली मूव करते रहता है। तो ये चीज इंसुलेटर में अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार के सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट पासिंग called insulators. All non-metals are insulators because insulator has no free electrons. एग्जाम्पल आइए स्टूडेंट्स इसका कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे बोरॉन, नाइट्रोजन। कंपाउंड के रूप में हम लोग बात करें तो प्लास्टिक, ग्लास, etc। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो देखिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कंडक्टर का। देखिए वैसे सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास करे दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड कंडक्टर। जितने भी मेटल होते हैं वो सारे के सारे कंडक्टर कहलाते हैं। क्या रीजन है? तो जितने मेटल हैं, जितने कंडक्टर हैं, सभी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम का, जानते हैं हम लोग कि इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग आसानी से मूव करा सकते हैं। इस तीनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जितने भी कंडक्टर होते हैं उन सभी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वे इजिली करंट को कैरी करते हैं। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि दो सब्सटेंस through which current easily passing is called conductor. All metals are good conductor of electricity. The reason is that कि जितने भी metals होते हैं सभी के पास free electrons होते हैं। दो substance through which current is called conductors। और सारे मेटल्स आर कंडक्टर्स। इसका रीजन यही है कि मेटल्स के पास, बिकॉज मेटल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, etc। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे इंसुलेटर्स बताने जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको चार्ज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताते हैं। मेन पॉइंट्स अबाउट चार्ज। main points about charge। फर्स्ट, नंबर फर्स्ट पे हम लोग बात करते हैं
ठीक है, सबसे पहले तो कि चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी है, साथ ही साथ इसका एसआई यूनिट कूलम होता है। तो पहला पॉइंट ये है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी denoted by a small q या capital Q and SI unit is coulomb। चलिए थोड़ा सा इसका हम लोग डायमेंशन लिखेंगे और इसके कुछ अदर यूनिट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लोग करंट चैप्टर का यूज करने जा रहे हैं। करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। चलिए इस टी को इधर ले आते हैं, इम्प्लाइड दैट तो हो जाएगा I इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। अब इसके डायमेंशंस को हम लोग लिखते हैं I इंटू टी। तो करंट यहाँ पे I करंट को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए कैपिटल I और टाइम के लिए कैपिटल टी। तो चार्ज का डायमेंशन IT है। साथ ही साथ किसी किसी बुक में I के लिए हम लोग डायमेंशन A भी यूज करते हैं, तो इसका दूसरा एक और डायमेंशन हो गया A इंटू टी। I के जगह पर A को लिया गया है। चलिए बात करते हैं चार्ज के अदर यूनिट्स का। तो देखिए आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में, कि चार्ज का सबसे बड़ा जो यूनिट होता है 96,500 कूलम इज इक्वल टू 1 फराडे। ये चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट है फराडे। 96,500 कूलम इज इक्वल टू 1 फराडे। आप फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो यहाँ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो 96,500 कूलम इज इक्वल टू 1 फराडे। इट इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट का। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चार्ज के स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करते हैं। 1/3 इंटू 10⁹ कूलम इज इक्वल टू 1 फ्रैंकलिन, या इसको हम लोग ESU भी लिखते हैं। E का मतलब इलेक्ट्रॉन, S का मतलब स्टैटिक, U का मतलब यूनिट। तो ये चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट है। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखिए ये माइकल फैराडे के नाम पे रखा गया है 96,500 कूलम इज इक्वल टू 1 फैराडे, जबकि ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के नाम पे रखा गया 1/3 इंटू 10⁹ कूलम इज इक्वल टू 1 फ्रैंकलिन या 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग चार्जिंग के बारे में जानें। देखिए एक बॉडी है और इसको हम लोग को निगेटिव चार्ज करना है। तो इस बॉडी को निगेटिव चार्ज करने का मतलब है कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से बड़ा होना चाहिए। तो इस पे हम लोग बाहर से इलेक्ट्रॉन डालते हैं, इलेक्ट्रॉन इंसर्टेड। देखिए इस पे हम लोग बाहर से इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से और ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है। तो बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो इस केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर हटाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन को ला करके डाल दें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और ये प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। तो न्यूक्लियस में से प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इसमें पॉजिटिव चार्ज करने के लिए ऐसा नहीं कि इसमें प्रोटॉन डाल देते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन रिमूव।
इलेक्ट्रॉन जब हम लोग हटाएंगे तो ऑब्वियसली है कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बड़ा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी पॉजिटिव वाला का अमाउंट ज़्यादा हो गया, निगेटिव वाला का अमाउंट कम। जब दोनों पूरे को हम लोग ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा। तो बॉडी को हमने यहाँ निगेटिव चार्ज किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज किया। चाहे चार्जिंग का कोई भी मेथड हो, बॉडी को यदि निगेटिव चार्ज करना है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। चार्जिंग का कोई मेथड कहने का मतलब है कि मैंने आपको चार्जिंग बाय रबिंग पढ़ाया था, फ्रिक्शन, या चार्जिंग बाय कंडक्शन था, या चार्जिंग बाय इंडक्शन था। उन सारे केसेस में ये ध्यान में रखना पड़ता है कि निगेटिव चार्ज के लिए बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और किसी बॉडी को यदि पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो कहने का सेंस ये है कि देखिए, निगेटिव चार्ज करने के लिए हम लोगों ने इस पे इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किया, पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इससे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। मतलब कहने का सेंस ये है कि निगेटिव चार्ज करना हो तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, मीन्स कि डालना है। पॉजिटिव चार्ज करना हो तो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, मतलब रिमूव करना है। दुनिया का कोई भी बॉडी हो जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो तो उस पर नेट चार्ज हमेशा जीरो हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग कह सकते हैं कि जो चार्जिंग होता है बॉडी पे, चाहे निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा ही क्रिएट होता है। हाँ, निगेटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डाला जाता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को हटाया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्जिंग इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कहने का सेंस यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन से है। ये भी लिख सकते हैं कि फॉर निगेटिव चार्ज वी इंसर्टेड इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर पॉजिटिव चार्ज, और इस केस में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने रिमूव किया। पॉजिटिव चार्ज रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग नंबर 3 पे पहुंचते हैं, तीसरे पॉइंट्स पे। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि जब किसी बॉडी को हम लोग निगेटिव चार्ज करते हैं तो निगेटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डाला जाता है, इलेक्ट्रॉन इंसर्टेड। और इलेक्ट्रॉन जब इंसर्ट करते हैं तो बॉडी निगेटिव चार्ज हुआ। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg है। मान लेते हैं कि इस बॉडी का मास m है और इस पे एक इलेक्ट्रॉन डाला गया तो निश्चित रूप से निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और अब इसका मास m प्लस me हो जाएगा, जहां m इसका खुद का मास था और me एक इलेक्ट्रॉन का मास है। मीन्स कि जब किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज करते हैं तो उसका मास इंक्रीज करता है। रीजन है कि हम लोगों ने इस पे क्या डाला, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका मास इंक्रीज तो करता जरूर है बट बहुत ही छोटे अमाउंट में। और यदि 2 इलेक्ट्रॉन डाले हम लोग इस पे तो इसका मास कैपिटल M जो खुद इसका मास है, अब प्लस एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, इसमें 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा कैपिटल M प्लस 2me। यदि 3 इलेक्ट्रॉन डाले तो कैपिटल M प्लस 3me एंड सो ऑन। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज करते हैं तो उसका मास हल्का सा इंक्रीज कर जाता है, स्लाइटली इंक्रीज करता है, क्योंकि इसका मास खुद कैपिटल M है और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। तो अब इसका मास M नहीं, M प्लस डेल्टा M है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ डेल्टा M वो मास है ऑफ इंसर्टेड इलेक्ट्रॉन। देखिए, इस बॉडी का मास खुद का कैपिटल M था और इलेक्ट्रॉन डालने पर इसका मास बढ़ चुका है,
कितना बढ़ गया, डेल्टा एम। तो डेल्टा एम किसका मास है, इंसर्टेड इलेक्ट्रॉन का। चलिए ये केस हम लोगों ने तब देखा जब बॉडी कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं कि बॉडी को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं। देखिए ये बॉडी है, इसको पॉजिटिव चार्ज करना है। तो पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन रिमूव। अब इस बॉडी में से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालना है। मान लेते हैं कि इस बॉडी का मास है m, तो जब इसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो इसके पास इसका मास हो जाएगा कैपिटल M, और एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो वो घट जाएगा, इसका मास हो जाएगा कैपिटल M माइनस ME। यदि दो इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो इसका मास कैपिटल M माइनस 2ME। तीन इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो इसका मास कैपिटल M माइनस 3ME। और इस प्रकार से इस बॉडी का मास M माइनस डेल्टा M हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा M इज इक्वल टू मास ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन। यानी दोनों को हम लोग कंबाइंड रूप में कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं तो उसका मास पहले इतना नहीं रहता है, चेंज कर जाता है। देखिए यहाँ इंक्रीज किया, कब इंक्रीज किया, जब बॉडी को हम लोगों ने निगेटिव चार्ज किया। और क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि हम लोगों ने इस पर इलेक्ट्रॉन डाला। इस केस में देखिए बॉडी का मास डिक्रीज कर गया, M माइनस डेल्टा M हो गया। रीजन ये है कि इसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए हैं, क्योंकि बॉडी को कैसा हम लोगों ने चार्ज किया, पॉजिटिव। तो कंबाइंड रूप में कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं तो उसके मास में चेंजिंग आता है, स्लाइटली चेंजिंग, हल्का चेंजिंग। तो हम लोग लिख सकते हैं कंबाइंड रूप में, व्हेन वी चार्ज a body then its mass changes। इसमें थोड़ा सा आप आगे ये भी बढ़ा सकते हैं, इन द केस ऑफ नेगेटिव चार्ज मास इंक्रीजेस एंड इन द केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज मास डिक्रीजेस। तो हम लिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन आप इसको समझ लेंगे, अंडरस्टूड रखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब पॉइंट नंबर 4 हम आपको बता रहे हैं। देखिए थोड़ा सा हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगाएगा, मतलब बाहर की तरफ धक्का देना है इसको। निगेटिव के केस में भी वही होता है, सेम रिपल्सिव फोर्स। ये दोनों केसेस रिपल्सिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन इन द केस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। इस प्रकार से फोर्स लगते हैं F, और इसको हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। आइए पॉइंट नंबर 4 हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना है। देखिए आपके सामने एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ है, आयरन हो, कॉपर हो, और इस पे हम लोग इसका मान लेते हैं, इस स्फीयर का रेडियस R है और इसका वॉल्यूम V मान लेते हैं। फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देंगे कि आपके सामने एक मेटल का स्फीयर है, उस स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, इसका वॉल्यूम V है। अब इसको हम लोग चार्ज कर देते हैं, हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो। तो इस तरीका से इस बॉडी को मान लेते हैं कि हम लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज किया। तो आप ध्यान देंगे, हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा। तो ये जो है आउटवर्ड, बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इस तरीका से सब एक दूसरे को इस तरीका से रिपेल कर रहा है। इसलिए इसका जो साइज है पहले से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इस तरीका से हो जाएगा। और इसका रेडियस भी अब बढ़ चुका है, मान लेते हैं कि रेडियस है R', और इसका वॉल्यूम भी स्लाइटली हल्का सा बढ़ गया। हल्का सा इसलिए कि जो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इसको हल्का सा एक्सपेंड कर पाएगा, ज़्यादा नहीं। तो अब इसका वॉल्यूम हो गया V प्लस डेल्टा V।
और रेडियस हो गया r से इंक्रीज करके क्या r डैश। निश्चित रूप से r से बड़ा है कौन r डैश। ये मैंने पॉजिटिव के केस में बताया आपको। सिमिलरली इन द केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऐसे है नेगेटिव चार्ज। इस स्फीयर का भी रेडियस मान लेते हैं r है और इसका भी वॉल्यूम मान लेते हैं कि v है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, फिर रिपल्सिव फोर्स ही लगेगा। मींस ये नेगेटिव चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाएगा और इसका भी साइज पहले से बढ़ जाएगा। और अब इसका जो रेडियस है ये मान लेते हैं कि r डैश हो गया और इसका भी वॉल्यूम v प्लस डेल्टा v हो गया और इस तरीका से इसका भी साइज बढ़ गया। तो आप कहेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो, तो देखिए स्टूडेंट्स ये कंडक्टर है, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। दोनों चार्ज एक साथ पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कि इस पे 10 कूलम चार्ज है और फिर हम -5 कूलम लिए तो नेट चार्ज 5 कूलम बचेगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज बताए थे तो भी ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। यहाँ मान लीजिए इस पे 10 कूलम चार्ज है और हम इस पे -30 कूलम चार्ज दे दिए तो इसके पास -20 कूलम चार्ज बचेगा। मतलब एक कंडक्टर एक ही टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज कैरी नहीं कर सकता, इसलिए अट्रैक्टिव का केस तो इसमें होगा ही नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसका जो साइज है, मतलब कहने का सेंस है कि वॉल्यूम है, वो पहले से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। चाहे बॉडी को पॉजिटिव चार्ज किया जाए या बॉडी को नेगेटिव चार्ज किया जाए, क्योंकि पॉजिटिव में भी रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण इसका शेप थोड़ा सा पहले से बढ़ गया, साइज बढ़ गया, और नेगेटिव में भी इसका साइज पहले से बढ़ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन वी चार्ज ए कंडक्टर, मतलब कि जब किसी कंडक्टर को हम लोग चार्ज करते हैं देन its volume increases। तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। देखिए पहले वॉल्यूम v था, अब ये v प्लस डेल्टा v। पहले रेडियस r था, अब ये r डैश, और निश्चित रूप से इस r से ये r डैश बड़ा है। सेम केस नेगेटिव चार्ज में भी v से वॉल्यूम इंक्रीज होकर के v प्लस डेल्टा v, रेडियस r से बढ़ करके r डैश। आज इतना ही तक स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे ले चलेंगे। 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, इसमें और भी प्रॉपर्टीज है। बस आज इतना ही तक।